इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि आपके ऐसा करते ही आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाती है और ट्रस्टेबल हो जाती है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है हमारे गेस्ट के लिए, जिनको हम बहुत मेहनत से अप्रोच करते हैं, और वो जब आते हैं पॉडकास्ट पे तो अपने सालों की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको आप आराम से घर में बैठ के सुन पाते हो। उन गेस्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सुनेगा उनको, कितने लोग सुनेंगे, और ये सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हो सब्सक्राइब करके। आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी हम देख लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये पॉडकास्ट। मेन जो पॉलिटिकल रिस्क इंडिया के सामने आज है वो एक है, और उसका नाम है चाइना। कि हमें जो बेइज्जत किया गया है, हमें जो ह्यूमिलिएट किया गया है, उसका हम बदला लेंगे, हम इंतकाम लेंगे। और वो आज की डेट में हमसे वही इंतकाम ले रहे हैं। जो इंडियन आर्मी थी उसका कॉम्पोजिशन था कि ज़्यादातर अफसर अंग्रेज थे, सोल्जर सारे देसी थे। वो लगातार 99 सालों के लिए चीन में रही है। अब आप देखिए, ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। उसने एडवांस में कहा कि भाई मैं टैरिफ लगाऊंगा ताकि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएं। चाइना ने अपना युआन कर दिया। हर चीज जो है चाइना से बन रही है। अगरबत्ती भी चाइना से बन रही है, गणेश जी की मूर्तियां भी चाइना में बन रही हैं। तो ये कब तक चलेगा? क्या हम लोग नहीं बना सकते? ये देश का बंटवारा हुआ तो एक बड़ी विचित्र बात होगी। जो हमारे जैसे कहते हैं ना आर्यन हिंदू कल्चर जो है, उसके सारे जो सिंबल्स थे, उसके सारा जो इतिहास था वो वहाँ पे रह गया। और जो इस्लाम के जो सारे सिंबल्स थे वो इंडिया में रह गए। Pakistan is the only narcotics manufacturer today in the world with an independent nuclear deterrence. You cannot touch them. मतलब ये जितना आप बता रहे हो, इसमें कोई ऐसी चीज तो कुछ भी नहीं समझ आ रही कि वर्थ इट। Iqbal Chand Malhotra, our guest for today. He's an award-winning documentary filmmaker and a fine author from India who is immensely educated, informed, and aware about the Indian political and the geopolitical conditions. So let's hear him out. And his latest book is out, and this is what it's called. The first and actually the main question that bothers me is we hear a lot about जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, हमारी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बड़ी ख़राब हैं, इंडिया की बैंड बजी हुई है। सो बहुत ही सिंपल तरीके से कॉमन आदमी के लिए बताइए कि हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की है क्या एज ऑफ नाउ, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्क आर वी सिटिंग ऑन? देखो सोनिया, ऐसा है कि जो मेन जो पॉलिटिकल रिस्क इंडिया के सामने आज है वो एक है, और उसका नाम है चाइना। चाइना इज़ a economic risk. It is an economic threat. It is a political threat. It is a military threat. And military सिर्फ लैंड पे नहीं है, बाय सी भी है। तो इट इज़ अ कंबाइंड थ्रेट, और उसके साथ में सब जुड़े हुए हैं। दोज आर अदर सब्सिडरी थ्रेट्स। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ये सब सब्सिडरी हैं। प्राइमरी है जिसे कहते हैं ना, जहाँ से सब कुछ पैदा होता है, वो चीन है। वो इस देश की, भारत की सबसे बड़ी चुनौती है आज के दिन में। और क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या है चीन अब को इसके हमसे? लिए तो इतिहास में जाना पड़ेगा। शायद आपके व्यूअर्स को पता नहीं होगा कि 1840 से लेके 1939 तक, 1939, ओके, भारतीय सेना अंग्रेजी अफसरों के नीचे, जो इंडियन आर्मी थी उसका कॉम्पोजिशन था कि ज़्यादातर अफसर अंग्रेज थे, सोल्जर सारे देसी थे। वो लगातार 99 सालों के लिए चीन में रही है, सदर्न चाइना, ईस्टर्न चाइना में। क्योंकि इंडियन क्योंकि यहाँ से रही है, मतलब कंट्रोल किया है कंट्रोल में वहीं पे मौजूद थी। और वो इसलिए मौजूद थी क्योंकि यहाँ से भारत और चीन के बीच में अफीम का व्यापार था। इट वॉज कॉल्ड इन इंग्लिश द ओपियम ट्रेड।
राइट। और उसमें ओपियम वॉर्स हुए थे 1840 में, फिर 1860s में, फिर बॉक्सर रेबेलियन हुआ उसके खिलाफ। तो तमाम लड़ाइयों में, जंगों में भारतीय सेना का उपयोग किया गया बाय द ब्रिटिशर्स। बाय द ब्रिटिशर्स 9 सिटीज में, शंघाई में और कैंटोन में, हांगकांग में। वहाँ पे इंडियन पुलिसमैन थे और वो पुलिसमैन फाइनली 1949 में वापस गए। तो आप लगा लीजिए हिसाब के वो 110 साल तक वो My पुलिसमैन भी God. थे। और वो बड़े लंबे लंबे पठान, लंबे लंबे सरदार, 6 फुटे, चीनियों पे तो कंट्रोल कर रहे हैं। उन पे चीनियों पे हुकूमत करते थे और लॉ को इन्फोर्स करते थे। तो देयर वाज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एंग्स्ट। बट तब चीन ऐसा होने कैसे दे रहा था? होने इसलिए दे रहा था क्योंकि चीन का क्या सीन था कि चीन में चाय उत्पादित होती थी और चाय का व्यापार था। और इंग्लैंड जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का, उसने सारा ब्रिटिश एम्पायर क्रिएट किया हुआ था। तो वो लोग चाय बहुत कंज्यूम करते थे एम्पायर में। और चीनी कहते थे कि इस चाय के लिए हमें पेमेंट चाहिए चांदी में। अच्छा। अब सवाल ये है, अंग्रेजों ने सोचा कि ये चांदी कहाँ से आती रहेगी, क्योंकि हम तो बहुत चाय पीते हैं। इंडिया में चाय पीते हैं, अफ्रीका में चाय पीते हैं, यूरोप में चाय पीते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में चाय पीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चाय पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम किस तरह से ये चांदी को वापस लें चीन से। तो उन्होंने फिर कहा कि देखिए ऐसा है कि चीन में एक परंपरा थी छोटे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में कि वो अफीम को स्मोक करते थे, ओपियम पाइप्स। तो उन्होंने कहा कि इसको होल स्केल में हम क्यों नहीं इसका एक्सपोर्ट करें, एंड वील फोर्स द चाइनीज टू बाय इट। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ओपियम जो था, अफीम जो था, वो भारत में उगता था, सेंट्रल इंडिया में उगता था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में उगता था। फिर वो भारत सरकार जो है उस समय की, वो उसको खरीदती थी और खरीदने के बाद में उसको फिर नीलाम करती थी ट्रेडर्स को। अच्छा। सो भारत सरकार का जो ऑलमोस्ट 18% बजट था वो इस अफीम से आता था। सो वी वर अ ड्रग कंट्री फॉर 100 years, where almost 18 to 20% of the national budget was from opium revenues. फिर जो बड़े बड़े इंडियन ट्रेडर्स थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो वो लोग फिर अपने जहाज़ों में ये अफीम को कैंटोन और हांगकांग भिजवाते थे। वहाँ से वो चाइना के हिंटरलैंड में जाती थी और वहाँ पे पूरे के पूरे कोस्ट में जो समुद्र के तट का इलाका था, वो पूरा का पूरा उसमें ये वो कहते हैं ना, वो किले बने हुए थे जिसमें कि छावनियां बनी हुई थी, जिसमें कि भारतीय सेना थी। और वो उसको सेफ पैसेज देते थे। फिर वहाँ के जो लोकल स्मगलर्स थे वो आके उसको उठा के वो अंदर हिंटरलैंड में आके उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और ये इसके एवज में चांदी लेते थे। और इसके एवज में चांदी लेते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूसरा वार किया अंग्रेजों ने चीनियों पे कि 1860-62 के आसपास उन्होंने एक जासूस भेजा ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और उसने वहाँ पे चाय के जितने वो पौधे थे, कम से कम 50,000 पौधे वो वहाँ से उठा के ट्रंक्स में डाल के, जिनकी ग्लास केसेस थी, उनको पूरा वेंटिलेशन हुआ, वो पौधे ले आया इंडिया में। और उन्होंने यहाँ पे असम में चाय बनानी शुरू कर दी, उगानी शुरू कर दी और वो बनानी शुरू कर दी। तो साथ में वो 30-40 हज़ार चाइनीज लेबर भी ले आए, जिनको बोलते थे कूलीज, जिनको पता था क्या करना उनको वहाँ पे लगा दिया। उनकी मतलब पिछले आप समझिए कि 100 सालों 150 साल से वो रल मिल गए हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में, मिक्स ही हो गए। हाँ, मिक्स हो गए हैं। तो उन्होंने सारे ये जो चाय के बाग थे वो खड़े किए। तो उनका एक्सपोर्ट ऑफ टी बंद हो गया चाइना का, इंपोर्ट ऑफ ओपियम बढ़ गया, और जो चांदी वहाँ पे जा रही थी वो यहाँ पे वापस आने लग गई। इसलिए हमारा जो देश में जो रुपए का सिक्का था सन 47 तक वो चांदी का सिक्का था। वो 54 होती थी, 58 होती थी, सब चांदी के थे। तो ये उसकी कहानी है।
तो इसको वो चीनी कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, यानी कि हमें इतना इन्होंने बर्बाद किया, हमें बिल्कुल ह्यूमिलिएट किया अंग्रेज़ों ने और साथ में इंडियंस ने। और तो हम तो गेहूं की तरह, गेहूं में घुन की तरह एक तरह से, मतलब इट वाज लेड बाय द ब्रिटिशर्स। हाँ, बट इंडियन मर्चेंट्स वर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। इनफैक्ट एक पूना में देयर वाज अ जूइश मर्चेंट, अच्छा उसका नाम था डेविड ससून। अच्छा हाँ। उसने सारी जो फाउंडेशन है नए मॉडर्न शंघाई की, उसने स्थापित की थी, और उसका वो रिटेलर भी था हफीम का। तो उसके वो हफीम के अड्डे थे, तो वहां पे जाते चीनी जाते थे, रात भर हफीम पी के पड़े रहते थे। तो एट द पीक 25% ऑफ चाइनाज मेल पॉपुलेशन वाज ओपियम एडिक्ट। अब जब ये कम्युनिस्ट आए 1949 में, तो उनकी जो मेन एम था कि ये हफीम को ख़त्म किया जाए, और साथ में उनकी जो याददाश्तें थीं वो बड़ी लंबी थी कि हमें जो बेइज्जत किया गया है, हमें जो ह्यूमिलिएट किया गया है, उसका हम बदला लेंगे, हम इंतकाम लेंगे। और वो आज की डेट में हमसे वही इंतकाम ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है 20 सालों में। जब से चाइना ट्रेड शुरू हुआ 2003 से, तो 21 अब ये 22वां साल है। अब हर साल हम 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ है। हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई है और यहाँ से पैसा जा रहा है चाइना, उनका जो सस्ता माल है उसको खरीदने के लिए। राइट। तो ये हमारी जो पॉलिटिकल एक थ्रेट है, एक चुनौती है कि इसको हम कैसे इसका सामना कैसे करें। पर ये है पूरा बदले का गेम, पूरा बदले का गेम है, इंतकाम का गेम है, और ये छोड़ेंगे नहीं जब तक इन्होंने हमको पूरी तरह से निचोड़ नहीं दिया। और साथ में मिलिट्री थ्रेट भी है, बाय लैंड भी है। वहाँ से आप ये देखिए कि जो आज की डेट में पाकिस्तान जो है एक चाइना का एक किसे कहते हैं ना सूबा बन गया है, और चाइनीज आर्मी के साथ पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गई है। अब आप अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक देखिए, यहाँ से अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी अबव हिमालयस नियर बर्मा पास बांग्लादेश इनटू असम। तो वो पूरा एक सर्कल है, उन्होंने हमें घेर लिया है। तो हमारा लैंड का भी थ्रेट है और हमारा सी का भी थ्रेट है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल चुनौती है। उसके बाद में छोटी चुनौतियाँ आती हैं, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, अफगानिस्तान आता है, ये टेररिस्ट आते हैं, श्रीलंका आता है, ये सब बाद की बात है, मालदीव्स आता है। ये छोटे हैं लेकिन इनके साथ भी हमारे रिलेशनशिप्स क्यों अच्छे कभी नहीं बन पाए हम सबसे, एक्सेप्ट मे बी भूटान, यू नो, व्हिच इज वो भी गया पैसा, चाइनीज जो है पैसा दे रहे हैं, उन्होंने सबको खरीद लिया है। उनके पास बेइंतहा पैसा है, उन्होंने ये पैसा इकट्ठा किया है क्योंकि वो दुनिया की फैक्ट्री बन गए हैं, और उन्होंने अपनी लेबर को बहुत ही सस्ते कीमत पे रखा हुआ है। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइनीज लेबर has enabled them to become the factory of the world. You can't compete with them. अब आप देखिए ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा, उसने एडवांस में कहा कि भाई मैं टैरिफ्स लगाऊंगा ताकि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएं, और अमेरिकन कंपनियां जिन्होंने वहाँ पे ये फैक्ट्रियां लगाई थी चाइना में, इसका फ़ायदा उठाने के लिए चीप लेबर का, चीप कॉस्ट का, वो अब कहीं और जाएं। सो इट्स चाइना +1, Right. That is the policy. Yeah. अब क्या है कि इन एडवांस चाइना ने अपना युआन डिवैल्यू कर दिया, ताकि वो जो उसका टैरिफ का इम्पैक्ट है अमेरिकन मार्केट में वो ना पड़े। उन्होंने अपना करेंसी डिवैल्यू कर दी। जब उन्होंने अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दी तो यहाँ पे भी रुपए डाउन हो गया। अब इस देश में ऐसी नीतियाँ हैं कि जब रुपए डाउन होता है तो तेल की कीमत बढ़ जाती है, तो साथ में एक्साइज बढ़ जाता है, CGST, IGST सब बढ़ जाता है, और वो बेसिक रॉ मटेरियल है। और वो बेसिक रॉ मटेरियल जो है, इट हैज़ अ कैस्केडिंग इफेक्ट डाउन द लाइन ऑन एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और आपकी कीमतें बढ़ती जाती हैं। अब आपने देखा होगा पिछले महीने में कोई 83 रुपये 50 पैसे था डॉलर, अब आज की डेट में 86 रुपये पार कर गया है। तो ये जो 2-2.5 रुपए का, जो 2.25 रुपए का जो डिप्रिसिएशन आया है,
उसके ऊपर जब एक्साइज लगेगी, जब उसके ऊपर में CGST IGST लगेगी, तो तेल के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि जाते हैं एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, ट्रैक्टरों में, मशीनें चलाने के लिए, इंडस्ट्री में जाते हैं, तो सबकी कीमत बढ़ेगी। सब बढ़ गया। आपकी सब आटा दाल सब बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। तो जो हमारे देश में जो आज डिमांड रिसेशन है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि चीनी कंपनियों से हम compete नहीं कर पा रहे, तो वो सारी इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है। हाँ। और साथ में हमारी आय कम हो गई है, इनकम कम हो गई है। तो जब इनकम कम हो गई है तो हम कम चीजें खरीदेंगे, कम चीजें खर्चेंगे, कम पैसा खर्चेंगे। तो ये किसका कारण क्या है? ये कारण यही है, चीन। तो हमें हमारे एक मात्र सबसे बड़ी चुनौती ये आपकी ये जियोपॉलिटिकल चुनौती है, चीन है। उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे। और हम इसलिए नहीं हैंडल कर पा रहे क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं और वो सबको खरीद ले रहे हैं, या कुछ और भी रीजन? अब देखिए, इसके बारे में मैं कोई आई एम नॉट अ फ्लाई ऑन द वॉल कि मुझे पता हो कि भाई ये क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे, लेकिन कई कारण हैं। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। जब इन्होंने घुसपैठ की थी 2020 में गलवान में, और उस टाइम पे भारत सरकार को एक पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिए थी कि 2020 से लेकर 2025 में जब हम बैठे हैं, तो जो चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो एटलीस्ट $50 बिलियन कम हो, और हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को ढूंढे जहां से कि हम रॉ मटेरियल ले सकते हैं। अब देखिए, 30 साल पहले जो फार्मास्यूटिकल यहाँ से एक्सपोर्ट होता था अमेरिका, उसकी 85% जो उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन था वो इंडियन था। मतलब सब रॉ मटेरियल हम यहाँ पे बनाते थे। आज की डेट में 85% रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है चाइना से। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार की नीतियों ने लोगों को इनकरेज किया। ये आपके इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ के वो अब ट्रेडर बन गए, कि उन्होंने वहां से कहा कि ये तो सस्ता आ रहा है माल, हम पैसे कमाते हैं, क्यों ना लें। लेकिन उससे क्या हुआ कि फैक्ट्रियां बंद हो गई। जब फैक्ट्रियां बंद होगी तो नौकरियां कहां से आएंगी? पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी? पॉपुलेशन को आमदनी कहां से मिलेगी, नौकरियां कहां से मिलेंगी? सो इफ चाइना इज द प्रॉब्लम, एंड जो आप बोल रहे हो कि सर हमको 2020 में कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस करने चाहिए थे, बट मेरी नॉलेज से ऐसी खबरें तो सुनते हैं कि थिंग्स आर बीइंग डन टू कीप चाइना एट बे, यू नो, जैसे कि BIS निकला, you know, कि हम अपना इंडियन सर्टिफिकेशन करेंगे. So anybody who has to trade into India has to have this BIS certification, and then the certification was made very difficult for Chinese के तो है ही नहीं, available ही नहीं, उनको access ही नहीं, apply ही नहीं कर सकते हैं, so that we start manufacturing here. This is what I heard and saw closely, but of course it doesn't stand anywhere, right? So that is because you're saying the political will. See, the thing is that you have to have a concerted plan कि आपने अपनी देश में ये देश को सुरक्षित कैसे रखना है। अब ये मिलिट्री सुरक्षा ही नहीं है, ये आर्थिक सुरक्षा भी है कि हाउ इज योर कंट्री गोइंग टू बी इकोनॉमिकली स्ट्रांग। नाउ फर्स्टली, यू नो, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स द वर्ल्ड ओवर। नाउ यू नीड टू बी एबल टू फीड द वर्ल्ड, और आप अपने एग्रो इंडस्ट्रीज जो लगाएंगे और उनको इनहेंस करेंगे, उनकी सोफिस्टिकेशन बढ़ाएंगे, वैल्यू एडिशन होगी, लोगों को नौकरियां लगेंगी। लेकिन जब आप ये अंदाज़ा लगा लो कि अभी मुझे पता नहीं क्या रेट है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक ये 60 रुपए किलो आटा था, ब्रांडेड आटा। अब आप ब्रांडेड आटा को 60 रुपए किलो आप परमिट कर रहे हो कि मार्केट में बिके, और किसान कह रहा है कि भाई मुझे 22 रुपए किलो का आप MSP दे दो गेहूं के लिए। अब क्या गेहूं को आटा बनाने में ये 38 रुपए लगते हैं? तो आपने वो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है एग्रीकल्चर के खिलाफ कर दिए। जब आपने टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर के खिलाफ कर दिए, तो जो किसान है और जो पूरी ये देहात है वो सब मारे गए, क्रिपल हो गए, अपाहिज हो गए। और फिर इन्होंने आंदोलन किया, भाई आपने कहा कि भाई आप MSP दे रहे हो, लेकिन आप उसको कानून बना लो so that nobody can exploit the farmer.
जब फार्मर का पेट भरा रहेगा तो वो बागी तो नहीं होगा ना। बिल्कुल, वो तो अनाज ही उगाने का काम ही उसका वही है। अनाज उगाएगा, सब्जियां उगाएगा, फल उगाएगा, सब चीजें उगाएगा। आप बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाओ एग्री प्रोसेसिंग के लिए, तो यू कैन इमेजिन कि हमारी कितनी और इनकम जनरेट हो सकती है बाय सिंपली लुकिंग एट एग्रीकल्चर एंड फॉलोइंग पॉलिसीज टू एनहांस एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ पे पॉलिसीज हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो फेवर करती हैं व्यापारियों को। अब जब व्यापारियों को फेवर कर रहे हो तो उनका क्या होगा, जो देहात के लोग हैं, किसानों का क्या होगा। तो ये जो अर्बन रूरल डिवाइड है बहुत एक्सेंचुएट हो गया। वी नीड टू लुक आफ्टर आवर फार्मर्स बिकॉज दे फीड अस एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स अस इंडिपेंडेंट। आप देखिए 50-60 साल पहले ये हमारे यहाँ पे तो उत्पादन ही होता था गेहूं का, चावल का। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वी वर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। PL 480 का वो रद्दी गेहूं अमेरिका से आता था। चाइना के साथ में हमारी लड़ाई हुई थी 62 में, पाकिस्तान के साथ 65 में, एंड वी वर अंडर प्रेशर। सो द फर्स्ट थिंग टू बी इंडिपेंडेंट is to be able to grow your own food. Yeah. Now we've been able to grow our own food, but why are we now killing the man who's growing the food? Why aren't we letting him grow? Let him grow, let him contribute more to the nation. Yeah. आप समझे ना? Absolutely. तो this is the first वो most फीड कर रहा है प्लस वो चीज आप ट्रेड करते हो। most You make important money out of thing. it. अब दूसरी बात ये है कि आप ये देखो कि ये जो आपका इंडस्ट्री है, हर चीज जो है चाइना से बन रही है। अगरबत्ती भी चाइना से बन रही है, गणेश जी की मूर्तियां भी चाइना में बन रही हैं। तो ये कब तक चलेगा? क्या हम लोग नहीं बना सकते? Exactly. जब हम चंद्रयान लगा सकते हैं और वो मंगलयान बना सकते हैं, तो क्या ये सिंपल चीजें नहीं हो सकती? क्योंकि जो दो इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन है, मेटल मैन्युफैक्चर, केमिकल इंजीनियरिंग, उनमें जो सब इंडस्ट्रीज हैं वो सब में चाइना ने हमें मात कर दिया है। And those are the employment generating industries. We need to re-establish. हमारा जो देश है वो de-industrialize हो गया। Metal and chemical you saying? Metal manufacture, chemical engineering. हमारा जो उद्योग है बंद हो चुके हैं। We are de-industrialized. जो industrialization हुई थी वो खत्म हो गई है। तो we have to re-industrialize, and that is what the government must be undertaking because that's the most important thing to do. जब तक आप ये इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं करोगे फिर से, तब तक कुछ नहीं होगा। बट डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं है कि लोग पास इनकम नहीं है। वो तो पूरा स्किल ही खत्म हो गया ना। वो लोग ही like a whole generation has been silent. The people who वो were जो working on स्किल्स it. डेवलप हुए थे, वो स्किल्स को फिर से क्रिएट करना, वो इकोसिस्टम को फिर से क्रिएट करना, वो जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको फिर से क्रिएट करना। हर चीज तो आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते ना। देखिए पुराने सोवियत यूनियन में मैं गया, जब ये सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो मैं 2003 में मैं गया था उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान 2001 में और 2003 में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये आपका किर्गिस्तान। तो वहाँ पे मैंने लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि जब कम्युनिज्म था तो हमारे पास वी हैड एजुकेशन फ्री, पब्लिक हेल्थ फ्री, जॉब्स फ्री, हाउसिंग सब्सिडाइज्ड। अब वो कैपिटलिज्म के अंदर में फ्री मार्केट्स में हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। बट you need to have a welfare state where you balance the market economy with the public sector so that you have good public health. अब ब्रिटेन में क्या डिबेट चल रहा है, लास्ट इलेक्शन जो है ये लेबर पार्टी जीत गई क्योंकि जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उनकी, उसमें जो डेंटिस्ट्री का काम था उसमें 1.5 साल की अपॉइंटमेंट लोगों को मिल रही थी। आपके दांत में दर्द हो रही है, क्या आप 1.5 साल रहोगे कि फिलिंग भर जाए या रूट कनाल हो जाए? तो आपको तो इंस्टेंट रिलीफ चाहिए ना। तो इंस्टेंट रिलीफ है कि भाई हमारे पास तो वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, आपके पेशेंट की जगह नहीं है, तो आप फिर प्राइवेट जाइए और 10 गुना ज्यादा पैसा दीजिए। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। सो यू कैनॉट टेक अवे द हैंड ऑफ द स्टेट from the provision of welfare services, and these are welfare services which are very important that make people self-sufficient. You need education, you need health, you need housing. अब जब भारत आजाद हुआ तब सरकार ने फेयर प्राइस शॉप शुरू किए। वो क्यों किए? क्योंकि जो लोगों के पेट में खाना होगा तो वो बगावत नहीं करेंगे। तो बगावत को रोकने के लिए दे इंश्योर्ड दैट फूड एंड बेसिक ऑल आर्टिकल्स वुड बी
प्रोवाइडेड एट द फेयर प्राइस शॉप. Fair फेयर price प्राइस शॉप्स बंद हो गए. आज की डेट में कहाँ आपको नजर आते हैं? राशन कार्ड आपका बंद हो गया, फेयर प्राइस शॉप्स बंद हो गया, फ्री मार्केट ऑपरेट कर रहा है. अब मैं वापस चाइना पे आ रहा हूँ, हाँ. क्योंकि मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ कि ये जो काराकोरम माउंटेन्स हैं और हिमालय, काराकोरम और हिमालय साथ साथ ही हैं, हाँ. आसपास में हैं. तो वहाँ पे कोई 250 के करीब ग्लेशियर हैं, हिमपात, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो सब पिघल रहे हैं. हाँ. और ये अंदाज़ा है कि आप समझ लीजिए कि 2050-55 तक ये सारे ग्लेशियर पिघल चुके होंगे, सारे के सारे. 200-250 ग्लेशियर्स. 200-250 glaciers, which is the most glaciated region outside the poles. अब आप देखिए, नॉर्थ पोल में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, साउथ पोल में पिघल रहे हैं, ग्रीनलैंड में पिघल रहे हैं बर्फ. तो ट्रम्प कह रहा है कि भाई वहां पे तो जो हम यूएसए कब्जा कर ले ग्रीनलैंड पे, क्योंकि उसमें मिनरल वेल्थ इतनी ज्यादा है, इतना कुछ है, वो हम वहां से ग्रीनलैंड को अमेरिका में अब्जॉर्ब कर लें. तो ये सब खेल हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे. तो अब आप ये देखिए कि ये जो ग्लेशियर हमारे पड़ोस में मतलब आसपास जो पिघल रहे हैं, वो चीनी उसका फायदा उठाना चाहते हैं. अब जो इंडस नदी है, वो तिब्बत से, नाम उसका इंडस है, हिंदी में उसे कहते हैं सिंधु नदी. वो इंडस नदी जो है तिब्बत से आ रही है, मानसरोवर झील के आसपास से, उसके वहां से निकलती है, उत्पादित होती है. Okay. और वो तिब्बत से इंडिया में क्रॉस होती है. और इंडिया से फिर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाती है, टुरटुक के पास. अब जो उसका फासला है, वो चाइनीज चाहते हैं कि ये इलाका हमारे अधीन हो जाए, क्योंकि वो मॉडर्न हाइड्रोलॉजी से उसकी जो गहराई है और उसकी जो चौड़ाई है नदी की, उसमें ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं. क्यों? जिससे कि पानी की जो रफ्तार है, वो सारी उसमें अकोमोडेट हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए. किसमें अब्जॉर्ब हो जाए? नदी के अंदर. और पानी जो आ रहा है, जो एक्स्ट्रा पानी, जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिमपात हैं, जो पिघल रहे हैं, उनका पानी नदी के थ्रू पीओके में जाए. और पीओके में गिलगिट के पास उन्होंने 2 डैम खड़े किए हैं, डैमर बाशा डैम और बुंजी डैम. दे आर श्राउडेड इन सीक्रेसी. मतलब पता नहीं कि किस लेवल पे उनका ये डेवलपमेंट हो चुका है, बट दे आर ऑलमोस्ट ऑन स्ट्रीम. और ये जो 2 डैम है, उन्होंने $28 बिलियन, $1 बिलियन आप लगा लीजिए कितना है, 9,000 के आसपास करोड़ का है. तो आज की डेट में $28 बिलियन कितना होता है, आप गुना कर लीजिए, डू द मैथ्स. अब वहां पे 40 गीगावाट आवर्स बिजली पैदा होगी. अब पाकिस्तान में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बिजली की, वो 32 गीगावाट आवर्स है. और कंजम्पशन 22 गीगावाट आवर्स है. तो उनके पास 10 सरप्लस ऑलरेडी है. तो ये 40 कहाँ जा रहा है? ये 40 चीन में जा रहा है, उत्तर चीन में, जहां पे 90% आबादी रहती है, जहां पे उनका बिजली की शॉर्टेज है, कमी है. चीन में बिजली की कमी है? बिल्कुल. नॉर्दर्न चाइना में बिजली की कमी है, क्योंकि वहां पे पानी ड्राई अप हो चुका है, नदियां ड्राई अप हो चुकी हैं, पोल्यूटेड हो चुकी हैं. तो उन्होंने ऑलरेडी गिलगिट से, पावर स्टेशन से लाइनें लगा दी हैं ऑल द वे इनटू जिंजियांग, जो बिल्कुल पीओके और लद्दाख के बिल्कुल पड़ोस में है. अच्छा. तो पावर लाइनें, ट्रांसमिशन केबल सब लग चुकी हैं. तो ये बिजली वहां जा रही है. और उनकी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो कि आजकल सब कुछ चलाती है, मिसाइल से लेके आपका स्मार्टफोन चलाती है, उसको उन्होंने रीलोकेट किया हुआ है जिंजियांग में. क्योंकि वहां पे आपके पास रेता है, आपके पास बिजली है, और आपके पास पानी है. ये पानी जो यहाँ हिमपात की जो पिघलाने से निकल रहा है. तो ये इंडस्ट्री भी वहाँ शिफ्ट हो चुकी है. तो अब वो चीनी ये चाहते हैं कि जो ये इंडस नदी उनके अधीन हो जाए. और वो चाहते हैं कि हमारी सेना को वो इंडस नदी के पश्चिमी बैंक पे, वेस्ट बैंक पे पुश कर दे. ये उनका लॉन्ग टर्म गोल है. लेकिन वो गोल मिलिट्री मीन से उसे अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो डिफेंसेस हैं और हमारी जो फौज है, उन्होंने उनको उनके जैसे कहते हैं ना, छक्के छुड़ा दिए थे 2020 में. तो अब वो जानते हैं कि मिलिटरीली वो नहीं कर सकते, लेकिन वो और साइबर अटैक कर सकते हैं कि आपका जो बिजली का ग्रिड है, जो वो उसको शट डाउन कर जाएं,
तो एयर कंडीशनिंग बंद हो जाएगी, एयर कंडीशनिंग बंद होगी तो सारे के सारे जो सेंसर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा सब। आपका जो पूरा कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चल नहीं पाएगा। हाँ। तो वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से हम लोग मान जाए, बाय हुक और बाय क्रुक, थ्रू डिप्लोमेसी, कोअर्शन, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, कि भाई आप ये जगह हमें दे दो। तभी तो उन्होंने अपनी जो सेना है उसको इतनी पास ले आए हैं, इंडस नदी के पास एकदम। और आप ये देखिए कि जो अक्साई चिन का इलाका है, जो 1950 में उन्होंने सलामी स्लाइसिंग से उसको कैप्चर करना शुरू किया, वो एरिया जो है अब उन्होंने अपने देश में अब्जॉर्ब कर दिया। अब जब आर्टिकल 370 सरकार ने पास करवाया था पार्लियामेंट में 2019 में, तो बयान बड़े काफ़ी आए थे कि हम पीओ को भी ले लेंगे, हम ये जो अक्साई चिन का हिस्सा है वो भी ले लेंगे वापस। पर क्या हुआ, क्या लिया आपने? 5 साल हमारा दावा था, हमारा दावा था। हाँ। 5 साल हो गए, आपने कुछ भी नहीं किया उसको लेने के लिए। उल्टा आप दबाव में आके आपने 3-4 हज़ार किलोमीटर की जमीन और एक्सीड कर दी चीन को, उसी ईस्टर्न लद्दाख में। तो ये थ्रेट बहुत बड़ा है और इसके लिए हमें चूज करना पड़ेगा कि क्या हम चीन के गुलाम बनना चाहते हैं या हम चीन के जो दुश्मन हैं उनके साथ में हाथ मिला के, जो हमने किसी एक किस्म का हाथ मिलाया हुआ है, लेकिन वो मतलब उतना मजबूत हैंडशेक नहीं है। आफ्टर ऑल 2020 के बाद में जो इंटेलिजेंस हमें मिल रही है चीन के बारे में, वो अमेरिका और इजराइल दे रहा है। अब हम कहते हैं कि वी आर स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस, नॉन अलाइंड, बट वेयर इज इट गेटिंग यू? Because the Chinese want you to be strategically autonomous so that you cannot pose a threat to them. You just remain there, but So you have to leave. choose your side because your enemy's enemy is your friend. Who is China's enemy? America. Who is your enemy? China. So by default, America becomes your friend. Israel becomes your friend. Western Europe becomes your friend. तो ये लोग, इनके पॉलिटिक्स में हमारे भारतीय नस्ल के लोग हैं, इनके ब्यूरोक्रेसी में हैं, इनकी सरकार में हैं। चाहे आप कनाडा देखो, अमेरिका देखो, इंग्लैंड देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, न्यूजीलैंड देखो, सब भारतीय नस्ल के लोग सब जगह हैं। हाँ। चीन में कोई भारतीय नस्ल के लोग हैं? वो होने भी नहीं देंगे ना। रूस में हैं? वो तो होने ही नहीं देंगे। तो इनका जो गुट बना हुआ है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनकी जो ग्रुपिंग है वो फंडामेंटली हमारे खिलाफ है, हमारे वैल्यूज के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है। लेकिन फिर भी ये सरकार जो है ये आकर्षित है चीन के प्रति। क्या कारण है मैं समझ नहीं सकता, लेकिन सस्ता माल खरीद के हमारी जो इंडस्ट्री तबाह हो गई है, उसका क्या करोगे? एब्सोल्युटली। तो ये जो ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है और ये जो पूरी एक्टिविटी चीन की चल रही है, उन्होंने पीओके के अंदर में 50-50 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़े उन्होंने आर्टिफिशियल लेक्स बनाए हुए, जहाँ के ये ओवरफ्लो ऑफ पानी सारा स्टोर हो जाएगा। तो ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो गई है। हाँ, और आप ये देखिए कि हमारे जो है ये इंडस वाटर्स ट्रीटी, विच वाज अ अनइक्वल ट्रीटी फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, के इट वाज अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट्स. That treaty allows us still to tap 20% of the water of the Indus through run-of-the-river projects. Okay. अब वो नहीं चाहते कि हम run-of-the-river projects के मतलब गार्ड में कोई और एक्सप्लॉयटेशन पानी का कर लें। तो उन्होंने क्या किया हुआ कि चीनियों ने आपका जो ये आतंक चल रहा था कश्मीर में, इस आतंक के कारण वहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ठीक तरह से चल नहीं पाते थे। जो ये किशनगंगा का डैम बना है, पाकिस्तानी जो है वहाँ पे रोज शेलिंग करते थे, तो उनका सारा जो पावर हाउस है, सब ट्रांसमिशन सिस्टम है, सब अंडरग्राउंड है किशनगंगा में एट अ वेरी हाई कॉस्ट। तो अब सवाल ये है कि उनके लिए $50 मिलियन हर साल खर्च करके उन्होंने ये आतंक को जिंदा रखा है। और हम लोग 2 से 3 बिलियन डॉलर हर साल खर्च कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए, दबाने के लिए। अब वो उंगल दे रहे हैं और हम सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रैंड डिज़ाइन है, इसको समझना चाहिए कि भाई ये चीन जो है, इसके साथ में आप बातचीत ज़रूर करो, आप इनके साथ में डिप्लोमेटिक टाई ज़रूर रखो,
लेकिन इनसे दूर रखो, क्योंकि ये तो आपको खा जाएंगे, गुलाम बना देंगे। वैसे ही वो कहते हैं कि वो मिडिल किंगडम में रहते हैं, जो धरती और स्वर्ग के बीच का जो हिस्सा है, वहां पे चीन है, और सब लोग बाकी नीचे धरती पे हैं, और वो हमको नीचे देखते हैं। ऐसे आई एक्चुअली थॉट दैट इट इज कंपटीशन, एंड चीन का एक डीएनए में है कि हम compete करेंगे, हम सक्सीड करेंगे, हम बिगेस्ट रहेंगे, बट इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम ऑल कि लाइक चिढ़ हो गई है उनको, हमसे नफरत है, वो खुंदस खाए नहीं, हुए हैं पूरे उनको पश्चिमी देशों से खुंदक है, और हमसे खुंदक है कि हम उनके एजेंट थे। तो ये हकीकत तो ये है। तो वो तो आपको जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, दे वांट टू कंप्लीटली मेक यू कंप्लीटली वॉश आउट, स्लेव्स, पॉवर्टी रिडन स्लेव्स। So the India-China border dispute is the Indus dispute. No. India-China border dispute, the history goes back to 1949. Okay. In the 1940s, there was a race between the Germans, the British, the Americans, and the Russians to build the nuclear bomb. Germany was under Hitler. They were fighting the Second World War. Yeah. America, Soviet Union, and Britain were on the same side. But America was leading the research in the nuclear field. Right. And Germany lost the war in 1945. Cold War started. And America passed the Hyde Act, which basically said that America will not share its nuclear technology with any other country. Yeah. So Britain was left out of it. But Britain was under an existential threat from Soviet attack. So they had to build the bomb. So the Russians, the Soviet Russia was spying on the Americans, and the British were spying on Soviet Russia, because Soviet Russia's border was adjacent to India. Xinjiang was then under Russian control. Right. So the issue was that by 1949, the Russians got their nuclear bomb. They detonated it, I think it was in August 1949, if I'm not mistaken. Now, the thing is that the Russian process to make the bomb, making a bomb is one thing and weaponizing it is another thing. Yeah. Just to make the bomb and detonate it, they needed 8 times more uranium than the Americans did to detonate their bombs. This was in 49. Because of the technology that they had. The limited technology, and it was second hand, and it was sourced from the Americans. So what happened is that the uranium mines in Xinjiang were drying up, in the sense that there was not enough uranium left. So they did a survey, aerial survey, and they found that the main vein extended into Aksai Chin. Right? So the Russians invited the Chinese. In November 1st, I think the Chinese Communist Party took control in China. People's Republic was formed. In December, Mao Zedong went to Moscow by train to have talks with Stalin, who was the Soviet dictator. And Mao was forced to remain there for 2.5 months, till he signed a treaty which said that everything extracted from Xinjiang will be exported to the Soviet Union. Now, Xinjiang had a Muslim population that was proving to be very unruly, and those Muslims, that discontent could spread over into the Soviet Union as well. So the Russians wanted the Chinese as a buffer, and they wanted the Chinese to walk into Aksai Chin. Now, in my book, Red Fear, the China Threat, I mentioned the name of the Chinese battalion, its commanding officer, who entered Aksai Chin to build the road, because they wanted the road to go to the uranium mines. From where the uranium was being driven to Tajikistan close by, to a place called Khojand, where they had a uranium processing facility, the Soviets. So the invasion of Aksai Chin started in January 1950, which is now 75 years ago, by the Chinese, induced by the Russians. So that's how the story starts. Wow.
सारा कि मतलब अगर इमोशनली डिस्कनेक्ट होके देखो तो नहीं, इतनी बड़े बड़े जो झंझट में हम लोग सारे हैं, दिस इज ओवर सम ड्रग, सम पीस ऑफ मिनरल। लैंड, मतलब ऐसे क्या है, क्या क्या कर, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ बड़ा कुछ बना दे रहे हैं, कुछ अच्छा कर दे रहे हैं, इट्स जस्ट पैसा पैसा पैसा। मतलब अमन शांति से कोई नहीं रहना चाहता। कोई नहीं रहना चाहता, मतलब अच्छा खासा अपने अपनी जगह पर भी रह ही सकते थे। कलेश जिंदा रहना चाहिए। If India and China was to get into a real war, what would that mean for us? It would mean it depends on whether that war is going to be a cold war or a hot war. Whether it is going to be a cyber war or a kinetic war, which is with shells and weapons and missiles flowing back and forth. Whether it is going to be a nuclear war, whether it is going to be a chemical war, whether it is going to be a biological war, we don't know. My God. But the Chinese, because इतने of तरह के wars हो सकते हैं? बिल्कुल जी, यू हैव योर होल चॉइस। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग कि एक वॉर हो गई, यहाँ पे किसी ने मुक्का मार दिया, दूसरे बंदे ने लाठ मार दी, ये थोड़ी है। वो तो अलग अलग हथियार हैं। और चाइना की जो वॉर की फिलॉसफी है, उनका एक बुद्धिजीवी फिलॉसफर था सन त्सू, उसने एक किताब लिखी द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने दुश्मन को बिना लड़े उसको इतना डिमोरलाइज कर दो, इतना भयभीत कर दो कि वो आपके सामने घुटने टेक दे, लड़ने लायक ही ना रहे। तो वही वो करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनमें क्या है प्रॉब्लम चाइना में कि उनका एक वन चाइल्ड पॉलिसी थी। अब जो वन चाइल्ड पैदा हुआ, उसका ना तो कोई भाई ना बहन, उसका ना कोई मामा ना मासी ना चाचा ना चाची, कुछ नहीं। अब वो एक चाइल्ड मर गया तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की जब उन्होंने हम पे अटैक मारा और उनके बंदे मारे गए, ये 2020 में गलवान में। वो कहते हैं कि 4 बंदे मरे हैं, लेकिन मेरा अंदाज है कि कम से कम 35-40 चीनी मरे हैं। अच्छा। तो वो बड़ी जबरदस्त सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट हुआ। तो अब जो भी वॉर होगी, वो नहीं चाहेंगे कि उनके 10-20 हजार फौजी जो हैं छल्ली हो जाएं। ये उनके लाखों लोग छल्ली हुए थे कोरियन वॉर में, उन्होंने लाखों में बंदे सैक्रिफाइस किए। लेकिन आज की डेट में, आज की चाइना में, जहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी थी, अभी उन्होंने रिवर्स किया है। खत्म हो जाएंगे, वो खानदान खत्म हो जाएंगे। तो उनकी सोसाइटी में इसका जो इम्पैक्ट होगा बड़ा जबरदस्त होगा। तो जो वो वॉर हम पे छेड़ेंगे, वो ऐसा वॉर छेड़ेंगे जिससे कि उनके जो फौजी हैं वो मरे ना, उनके बॉडी बैग्स ना आए वापस। तो वो साइबर अटैक करेंगे, और साइबर अटैक ऐसा करेंगे, स्पेस में अटैक कर सकते हैं, हमारे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारे पावर ग्रिड को डिस्ट्रॉय करेंगे। जो पावर ग्रिड डिस्ट्रॉय हो गया, हैक हो गया, तो ये सेंसर नहीं चलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। तो हम वैसे ही अपाहिज हो जाएंगे। तो इस किस्म के, ये मैं नहीं कह सकता कि किस किस्म की वॉर होगी, किस किस्म की लड़ाई होगी, लेकिन जब ये होगी तो उसका जो आर्थिक, उसका जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, बड़ा हाई होगा। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आप मतलब एम्यूनिशन एक्सपेंड करोगे, आप तेल एक्सपेंड करोगे, आपकी हथियार नष्ट होंगे, उनको सब रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। बट सवाल ये है कि इवन इफ इट इज कैटास्ट्रॉफिक, यू हैव टू एंड इट नॉट बाय उनके अधीन होके, घुटने टेक के, बट छाती तान के कि भाई हम तो, आप हमें हरा नहीं सकते, टक्कर लेनी है, लेने के ट्राई कर लो। सो ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। इनफैक्ट जो ये भारत सरकार को तो मैं ये सलाह दूंगा कि आपको एक मिनिस्ट्री ऑफ चाइनीज अफेयर बनानी चाहिए, which is studying the whole impact of China on our ecosystem, on our environment, on our population, on our industries, on our jobs, on our military, on our neighborhood. ऐसा होगा नहीं, like even if it's not an open ministry, but considering that it's such a big threat, but मुझे आप बताइए यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? मैंने तो सुना नहीं कि कुछ कोई कर रहा है। आपने नहीं सुना तो फिर नहीं होगा। नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं बिकॉज़ इट्स अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, तो आप इतना समझते हो उस चीज को। जो भी कुछ हो रहा है वो मार्जिन पे हो रहा है। वो जो बेसिक इश्यू है उसको टैकल कैसे किया जाए, चाइना को वीकन कैसे किया जाए, अमेरिका में क्या इसके बारे में विचार हो रहा है,
क्या डिबेट हो रहा है, इजराइल में क्या डिबेट हो रहा है, यूरोप में क्या डिबेट हो रहा है, उस डिबेट में आप क्यों नहीं शामिल होते? नहीं होते हम, वी आर अवे अब फ्रॉम ये ऑल ऑफ दैट। ऑस्ट्रेलिया में चाइना ने एक टाइम पे हावी हो गए थे, पूरी सोसाइटी और जो देश था उसको उनमें उन्होंने कब्जे में ले लिया। उनका जो प्रधानमंत्री था वो भी प्रो चाइनीज था, उन्होंने उसको निकाला और अपने देश को मुक्त किया। चीन के प्रभाव से काफी हद तक वो मुक्त हो गए, फ्री हो गए। हाँ। लेकिन वही जिस तरह से उन लोगों ने, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, हाँ। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है, यहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा, तो लोगों को माल चाहिए खरीदने के लिए, चप्पल चाहिए, मंजन चाहिए, टूथब्रश चाहिए, ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो वापस यहाँ पे बननी जरूरी हैं। उसकी इंडस्ट्री लगनी चाहिए ताकि ये हम उस बेसिक हमारी जो नेसेसिटीज है उस पे चीन पे निर्भर ना रहें। तो क्यों नहीं बना रहे हम? अब ये मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, इसका जवाब मैं कैसे दूं? मतलब इतने पढ़े लिखे लोग, इतने विद्वान लोग सब हैं, और मैन्युफैक्चर होगा तो प्रॉफिट ही है ना, नुकसान क्या है? सबसे बड़ी गलती हुई 2003 में जब ये चाइना ट्रेड शुरू हुआ। उस वक्त $1 बिलियन का ट्रेड था और 23 साल के अंदर में आज की डेट में 140 बिलियन के आसपास पहुंच गया। उसमें से आपका जो डेफिसिट है, यानी कि जो आप उनसे माल एक्स्ट्रा लेते हो, वो 100 बिलियन का है, और आपसे वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, खनिज पदार्थ ही ले रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं ले रहे। वो तो हमारा लेवल भी नहीं और है। बैलेंस ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड सरप्लस जो है वो हमारा अमेरिका के साथ में है। अब आप ये देखो कि आप एक ट्रेड सरप्लस नेशन को दुश्मन बनाना चाहते हो, और एक जो आपका डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है, जहां पे आप उसको फंड कर रहे हो, वो आपका दोस्त है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। मेरी बुद्धि जो है लिमिटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तो बड़ी अजीब बात है। बट व्हाई हैज इंडिया, नॉर्मली हम बड़ी वार्म कंट्री हैं, हम बड़े अच्छे स्वभाव के लोग माने जाते हैं, फ्रेंडली टाइप के, तो हमारे नेबर्स के साथ में किसी के साथ भी क्यों नहीं बनती हमारी? वन इज ऑफ कोर्स चाइना कंट्रोलिंग देम, इज दैट इट? बट कोई भी कंट्रोल करे, बट हमारे भी तो रिश्तेदारी करनी आती है हमको, तो वहाँ क्या? एक तो आप ले लो, शुरू कर लो, एक तो पाकिस्तान को ले लो। हाँ। अब पाकिस्तान का जो ये था कि ये जब ये देश का बंटवारा हुआ, तो एक बड़ी विचित्र बात हो गई। क्या? जो हमारे जिसे कहते हैं ना आर्यन हिंदू कल्चर जो है, उसके सारे जो सिंबल्स थे, उसके सारा जो इतिहास था, वो वहाँ पे रह गया, स्वात वैली में रह गया। वो पूरा जो NWFP का जो एरिया है पंजाब में रह गया, और जो इस्लाम के जो सारे सिंबल्स थे वो इंडिया में रह गए। जो आप लगा लो, ताजमहल लगा लो, आप आगरा लगा लो, फतेहपुर सीकरी लगा लो, आप ये औरंगाबाद लगा लो, जिसका नाम बदला गया है। तो पूरा का पूरा जो उनकी जो सिंबल्स हैं, उनका जो इतिहास है वो यहाँ पे है, और हमारा नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का जो इतिहास है वो वहाँ पे है। अब ये किसी ने सोचा नहीं था। वो लोग ये चाहते थे, और वो चाहते हैं कि ये जो सारा उनका इतिहास है वो इनके पास वापस आ जाए। वो पार्टीशन उनको हजम नहीं हुआ, तो दे वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, एंड दे फेल्ट दैट, जो जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान, द मुस्लिम्स गॉट अ मॉथ ईटन पाकिस्तान, तो इसलिए वो दे वर नॉट रिकनसाइल्ड। तो तब से 1947 से जब उन्होंने कश्मीर का इन्वेजन किया और आज तक, आज तो वो बहुत ही काबिल, जिसे कहते हैं, दुश्मन है। उनका जो सिस्टम है, इट इज अ वेरी फाइन मशीन that is geared towards the destruction of its primary enemy, that is India. और आप ये देखिए कि यहाँ पे कैसी पॉलिसीज हैं कि जो ये आर्मी में लोगों को एक लैंग्वेज सिखाते हैं, फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन आर्मी में कितने बंदों को उर्दू की स्क्रिप्ट पता है? कल को आपने पाकिस्तान में आप घुसे, या आप उसमें ये POK में घुसे, तो आप तो साइन बोर्ड ही नहीं पढ़ पाओगे, किसी को स्क्रिप्ट नहीं पता। तो ये जो ट्रेनिंग है कि व्हाट इज द कल्चर ऑफ योर एनिमी, व्हाट इज हिज एटीट्यूड, व्हाट इज हिज थिंकिंग, वो हमें पूरी स्टडी करनी चाहिए। डिस्काउंट हम करते हैं कि कुछ नहीं है, हम स्ट्रांग हैं, लाल आंख दिखा देंगे। अरे भैया, पहले तो उनको समझो, उनको मोटिवेट क्या कर रहा है। अब उन्होंने एक इतना बड़ा नारकोटिक्स का क्रिमिनल एंटरप्राइज स्थापित किया है,
multi-billion-dollar enterprise. अब जो पाकिस्तान की ISI है, that is one of the largest producers, ISI, producers of heroin and this crystal meth and charas in the world today. और उनकी पार्टनरशिप मैक्सिकन सिनालोआ कार्टेल के साथ में है. ये जो मेरी किताब है उसमें मैंने ये पूरा लिखा हुआ इसकी कहानी कि इन्होंने कैसे इसको स्थापित किया, इस इंडस्ट्री को कैसे स्थापित किया, क्यों स्थापित किया. 1975 से इनका चला आ रहा है. पहले तो वो हेरोइन बिजनेस में थे. उसके बाद जब कंज्यूमर टेस्ट नॉर्थ अमेरिका में चेंज हो गए, लोगों ने कहा हेरोइन छोड़ के अब आप मेथ पे आ जाइए, तो उन्होंने मेथ उगानी शुरू कर दी. तो अब ये $multi-billion एंटरप्राइज है. दिस इज एन इलीगल एक्टिविटी. आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा ग्लोबलाइजेशन का, कि दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, वैल्यू चेन्स इंटीग्रेट हो गए हैं, ईच मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर. बट देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, जैसे कि नाइट और डे है, उस तरह से देयर इज ग्लोबलाइजेशन एंड डिविएंट ग्लोबलाइजेशन. डिविएंट ग्लोबलाइजेशन इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल सिंडिकेट्स, narcotics empires, integration between different crime organizations across the globe. उसके अंदर में आपके जो पड़ोसी हैं ISI है वो आते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन तो कर रहे हैं, तो वो डिविएंट ग्लोबलाइजेशन का प्रचार कर रहे हैं. तो उनका जो माल है, जो ये आपका हफीम है और आपका जो ये क्रिस्टल मेथ है, जो कि एक एफेड्रा प्लांट वाइन से एक बेल है उससे उत्पादित होता है. उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकनों को अफगानिस्तान से इसलिए निकाला जिहाद करके, ताकि वो जो उसमें जो उत्पादन है मेथ का वो इंक्रीज हो सके और अमेरिकन उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए. तो अब सवाल ये है कि जो मेथ का धंधा इतना बढ़ गया है कि it is now over $50 billion meth and heroin together, which is being generated for the Pakistani ISI, who have made Afghanistan into a contract supplier of opium and ephedra. अब आपको एक स्टेटिस्टिक दूंगा, आंकड़ा दूंगा. अफगानिस्तान में एक शहर है बकवा. बकवा में, which is in this Farah province next to हेलमेंड, जहाँ पे ये हफीम उगता है. तो 2019 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की टीम ने वहाँ मार्केट में जाके सर्वे किया. तो उस वक्त आपको 1 मेट्रिक टन मेथ का $3,20,000 में आप वहाँ पे खरीद सकते थे. जो वहाँ पे अब्दुल वदूद बाजार है. It's the biggest wholesale market of meth in the world. दुनिया का. वहाँ पे बोलियां लगती हैं टनों के हिसाब से. तो 2019 में आप $3,20,000 टन मेथ ले सकते थे वहाँ पे. और उसी साल में जो आप वो मेथ को नॉर्थ अमेरिका में रिटेल करते, तो आपको कितना पैसा मिलता? $3,20,000 का आपने खरीदा, उसको ट्रांसपोर्ट किया, प्रॉफिट मार्जिन हुए $40 million पर मेट्रिक टन, 100 से भी ज्यादा गुना. तो आप देखिए कितना मार्जिन है. 3-20 का 40 मिलियन. 3 लाख का 40 मिलियन, 40 मिलियन का 10 मिलियन, 1 करोड़. $3,20,000 आपने खर्च किए और आपने उसको 4 करोड़ डॉलर में बेचा 1 टन को. ये मार्जिन है. अब ये जो पैसा है, ये सब पैसा जो है क्राइम सिंडिकेट्स के थ्रू ISI के पास आ रहा है. इट इज नॉट अकाउंटेड इन नेशनल इनकम एस्टिमेट्स. इट इज नॉट अकाउंटेड इन लीगल ट्रेड फ्लोज. दिस इज पार्ट ऑफ डिविएंट ग्लोबलाइजेशन. नाउ यू सी, आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि भाई ये तालिबान के साथ में भारत सरकार की बातचीत चल रही है और यहाँ पे टीम गई है दुबई में बात करने के लिए. अब आप ये देखिए कि जो मुल्ला बरादर था, रादर जो मुल्ला बरादर है, जो कि तालिबान में, आई डोंट नो इन विच मिनिस्ट्री ही इज द मिनिस्टर राइट नाउ, ही वाज हेडिंग द दोहा टॉक्स. एंड ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरोइन कंसोलिडेटर of Afghanistan. One man. He was at the head of it, because ये जो ISI है,
It provides what is called structural oversight. ओके Structural oversight means कि आपने देखा कि कंज्यूमर डिमांड कैसे उग रही है अफीम की, आपने देखा सप्लाई लाइंस कैसे बढ़ रही हैं, आपने देखा कि आप उसको कैसे बिजनेस को और ग्रो कर सकते हो, और आप सेफ गार्ड्स क्या डिप्लॉय कर सकते हो. हाउ कैन यू करप्ट policemen in the trail of opium as it is goes to North America, it goes to UK, it goes to Europe. How can you corrupt the legal system? How can you corrupt judges and magistrates? What are the weak points of them in different countries as the trade goes, as the trade flows? So जो ये structural oversight है, ये सारा ISI इस धंधे को देता है. और उनका obviously they are selling it, they are in touch with the Mexicans. तो तालिबान की लड़ाई इसलिए हो रही है कि वो जानते हैं कि भाई $3,20,000 पे जो खरीदा है वो साला $4 करोड़ पे बिक रहा है, तो ये पैसा हमें क्यों नहीं मिल रहा. वो मोटी बुद्धि वाले हैं ना. तो जब वो तो आपके बच्चे हैं कि ISI ने उनको पैदा किया है, तहरीक तालिबान को पैदा किया, हक्कानी को पैदा किया, जमात उलेमा इस्लामी को पैदा किया, मरकज दावाज जो भी है, मरकज दावाज एटसेट्रा एटसेट्रा, MDI उसको पैदा किया, मरकज दावा शाद आई थिंक. तो वो सब जब पैदा किया तो वो जो माँ और बच्चों की लड़ाई है वो तो होती रहती है. तो उनकी पारिवारिक लड़ाई है, उसमें आपने सोचा कि वो आपकी तरफ आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आप तो काफिर हो, पार्ट ऑफ द गेम. आप तो काफिर हो, आप कैसे आ जाओगे उस गेम में? तो ये जो ये इनके बीच में जो क्लैश हो रहा है, इट इज ऑल्सो द असर्शन ऑफ रीजनल फेडरलिज्म इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इवन इन पाकिस्तान they want a more federal society. There are Punjabis, there are Pathans, there are Baluchis, there are Sindhis, right? The system is geared towards the Punjabis. अच्छा. So in Pakistan, the Punjabis control the whole economy, they control the army, they control everything. So now the Afghans say that, look, we have an age-old problem with Punjabis because right back in 1820-25, during the Sikh Empire, the Punjabis conquered, Maharaja Ranjit Singh conquered Afghanistan. He conquered Kabul. He conquered Peshawar. These were all under the Sikh Empire. तो जितने अफगान थे वो सरदारों के जूतों के नीचे दबे हुए थे. जब अंग्रेजों ने सिख एम्पायर को तोड़ा तो उन्होंने वापस उनका जो साम्राज्य था वो अफगानियों का, उनको वापस दे दिया. बट दे हैव लॉन्ग मेमोरीज ऑल्सो. तो इवन दो उनके वो मुसलमान भाई हैं पंजाबी पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी दे डिसलाइक द पंजाबीज. तो रीजनल फेडरलिज्म, फाइट अमंग द फैमिली मेंबर्स, ये जो सब कहानियां है ना, जो यहाँ के जो गोदी मीडिया के जो ये सब ये एंकर्स हैं, कहते हैं जी ये 20,000 का दस्ता आया जी, 30,000 का लश्कर गया वहाँ पे पाकिस्तान में तहरीक तालिबान के मारने के लिए. वो क्या बेवकूफ़ बैठे हैं पाकिस्तान में? दे कांट हैंडल देम. तो ये सब दिल लगी की बातें हैं, बचपने की बातें हैं, बचकानी हरकतें हैं. तो ये सिर्फ हमें बताया जा रहा है, हो ही नहीं रहा है, या हो भी रहा होगा. वो लड़ाई है नारकोटिक्स की, लड़ाई है पैसों की. भैया 3,20,000 में आप खरीद रहे हो और 4 करोड़ में बेच रहे हो, इतने के लिए तो इतना में मार्जिन है तो दे विल फाइट. अब अल्टीमेटली पाकिस्तानीज बिलीव दैट द अफगान्स आर खोतास, गदास. They don't have any intelligence. क्योंकि वो उन्हीं के प्यादे हैं, उन्हीं के puppets हैं. उन्होंने उनको पैदा किया था. But still they'll have to now share part of the economic pie with these guys. Because they've also become savvy. And this Mullah brother was in touch with the CGNG cartel of Mexico. At a time when this trade was getting developed, the meth trade. And they have now figured out that, look, they have leverage because they're growing the product. You can't do without them. You can't do without them. And they also know the supply lines. And they are also studied deviant globalization. उनके भी तो youngsters हैं. हाँ. तो अब ये है कि जो Pakistanis were probably getting about 95% of the share of the lion's pie. They might have to now surrender another 10-15% to the Afghans to keep them happy.
Yeah. But that doesn't mean that the Afghans are interested in a dialogue with India. They are interested in a dialogue with India. They're leveraging themselves in their bargaining with the Pakistanis. After all, why are these anchors, all of these guys, tom-tomming this? Taliban is putting pressure that we have is a great foreign policy success. We are talking to the Taliban. Who the hell wants to talk to those criminals? They Why are are we even narcotics traders. They are narcotic smugglers. Yeah. What are they? Yeah. Pakistan is the only narcotics manufacturer today in the world with an independent nuclear deterrence. You cannot touch them. Despite anybody saying anything, you cannot touch them. So big. No, they are so integrated, powerful. After all these narco dollars are being spent on buying the Chinese J-35 fifth generation fighter. Yeah. We still haven't even got a 4.5 generation fighter going, let alone a fifth generation fighter. Yeah. They are buying the fifth generation fighter because they've got narco revenues coming in. Yeah. Unaccounted for. Yes, and growing. Yeah. Absolutely. So like I said, that my confusion all along has been that ये geopolitical challenges कितने हैं, कितने गहरे हैं, कितना है जो मीडिया का फैलाया हुआ है और इतना है नहीं. Since I know इकबाल for many years और उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज करी हैं, बुक्स लिखी हैं इस टॉपिक पे. मेरी पर्सनली जितनी बार भी उनसे बात हुई है, मुझे ऐसे लगा है कि मुझे तो शायद बिल्कुल ही आइडिया नहीं है जितना ये जी रहे हैं इस पूरे अंडरस्टैंडिंग को. सो दिस इज़ द बेस्ट आई कुड डू, दैट रियली कॉल इकबाल राइट हियर एंड क्लैरिफाई दैट. एंड अच्छी बात यह है कि चैलेंजेस बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन बहुत ही बुरी बात यह है कि जो एक चैलेंज है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है. I think the sense that I get is that we are working on it like really slow and probably not even working. जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक हमारी इंडियन पर्सनालिटी के साथ जाता है कि हम चीज़ों को चलने देते हैं टिल वन डे. बट आई डोंट नो, जिस तरह की बात इकबाल कर रहे हैं कि जितना खतरनाक इस वक्त चाइना पोजन हो चुका है ऑलरेडी, जितना उसने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को सालों से पोजीशन कर ही लिया है इंडिया के अगेंस्ट, I really don't know. Maybe there is, and hopefully there is more to it, and maybe Iqbal doesn't know everything. I hope that हम ज़्यादा prepared हों इस situation से. But if what Iqbal is saying is closer to how it really is, it's damn scary. I don't know what we can do about it. So anyways, but thank you Iqbal. Thank you for coming on the podcast. Yeah. I really hope and wish that all this information that you're sharing with us, if not for the common man, it's at least, reaching the authorities, the people who can do something about it. But thank you for your time. अब तक हमने बहुत सारे इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया. वो सारे सुनिए. मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ये जो इंडिया स्टोरी है या हमारी डेली लाइफस्टाइल है या बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर है, ये कुछ भी कोई भी टॉपिक आइसोलेटेड तो है नहीं, सब इंटरकनेक्टेड है. इंडिया में इंटरनली क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमारे शहरों में क्या हो रहा है, इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ क्या हो रहा है, बड़े पावर्स के साथ में क्या हो रहा है. इट्स ऑल वेरी वेरी रिलेटेड एंड देयर आर कॉमन थ्रेड्स टू अंडरस्टैंड इट, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड इट बिकॉज ये हमारी ज़िंदगी के बारे में है. इट्स अबाउट एंड अराउंड आवर ओन लाइफ. सो ज़रूर सुनिएगा Rasik Ravindran ji ka podcast, who's a polar scientist who has always studied the glaciers. 30-40 साल उन्होंने ग्लेशियर्स पे काम किया है और उन्होंने बताया है कि एक्चुअली ग्लेशियर्स बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, like almost round the corner, and there's nothing that we can do about it, and glaciers cannot be man-made, and the life will have huge amount of difficulties when the glaciers finishes, and it's round the corner. So please suniye. Then we have Renu Pokhran, who is a policy maker who works with the labours, and she has talked about these subtle, जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे शहरों में हमारी रोज़ की लाइफ में होती हैं, in which causes stress, which causes trauma, which causes
disorder in the way our society operates. उन्होंने बहुत elaborately बोला है, वो काम करती है उस पर, वो सुनिए. Then we've had advocate Sudhanshu Pandey, who is a lawyer with the Supreme Court. He has talked about कि चीज़ों को ठीक करने में challenges क्या आ रहे हैं. What are the challenges at the legal level, at the police level? What is it? That's one of the things. Then we have like podcasts from people who support BJP, people who are on the fringe and trying to take their own things, all of them. But I am glad that we have so many such rich and genuine conversations going on at Flirting with the Fish. I hope you're enjoying it. Share it as much as you can because awareness ही एक main चीज़ है. Thank you.